हमारे YouTube चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ को, जो कि घटना चक्र की सीरीज़ थी, उसे कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। उसका एक सिंगल वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। राइट। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे। राइट। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री MIH को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसे हम धीरे धीरे, जैसे हमने मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, वैसे ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, यानी आधुनिक भारत के इतिहास को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करेंगे आज हम अपने सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सफलतागंज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारत का इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ से, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। कुछ बुक्स में आपके डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल, यानी मुगलों के विघटन से भी शुरू होता है, पर हम पढ़ेंगे घटना चक्र के हिसाब से, उसके पर्सपेक्टिव से। हमने अपना बेस किसे बनाया है? घटना चक्र को। तो हम यूरोपीय कंपनी के आगमन से पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन को पढ़ने से पहले हमें कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक नज़र डालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना थोड़ा मैप से। हम ओवरव्यू लेंगे कि कैसे कैसे क्यों यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, उसका रीज़न क्या था। यहाँ पर अगर बनाऊंगी मैप तो काफ़ी हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा अपने वर्ल्ड मैप पे। हमारा वर्ल्ड का मैप है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो क्या था कि आपका जो ये है हमारा इंडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा इंडिया है। राइट। ये मैं इसे हाईलाइट करती हूँ, ये इंडिया है हमारा, और ये हमारा पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। राइट। ये आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। राइट। ये इंडिया, ये यूरोप। तो अब आप देख रहे हैं इंडिया और यूरोप के बीच में जो आपका है, एक तो ये सी रूट है, ये रहा, ये सी रूट है। ठीक है। तो यहाँ सी रूट से एक हो सकता है ट्रेड, और एक ही आपका ईरान से होते हुए ये लैंड रूट है। तो क्या हुआ, ये जो रशिया, जो आपका यूरोप कॉन्टिनेंट था, ये हमारा पूरा एशिया वाला जो है पार्ट है। ठीक है। तो जो हमारा ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर एक एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर। अरब एम्पायर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो ओटोमन एम्पायर था। तो क्या हुआ कि जब अरब ने अटैक किया इंडिया पे, सब सारी चीज़ें हुई, उन्होंने इस रूट पे, आप मोटा मोटा समझिए कि ये रूट था, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, राइट, सो दैट बेटर विजिबिलिटी हो आपको। ये जो रूट था, तो ये वाला रूट, चाहे सी वाला हो और चाहे लैंड वाला हो, इस पर क्या हुआ, इससे पहले क्या था कि ये जो यूरोप था, यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड बहुत अच्छा होता था, इस सी रूट से और लैंड रूट से। तो यूरोप का जो सामान है, वो इंडिया का सामान जो है वो यूरोप जाता था, और वहाँ पर वो उसे ज़्यादा दाम में बेच लेते थे, उन्हें फ़ायदा होता था। बट अब क्या हुआ, जब ओटोमन एम्पायर एक्सपैंड हुआ, उसके बाद जब अरब्स आए, तो उन्होंने क्या किया कि इस रूट, लैंड रूट प्लस सी रूट, दोनों पर अपना कब्जा कर लिया। दोनों पर जब उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो जो भी सामान इंडिया से यूरोप जाना होता था, वो उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता था। इससे क्या होता था कि जो यूरोपियंस थे, उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। कुल मिलाकर उनका जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। ठीक है। अब जब ट्रेड अफेक्ट हुआ तो यूरोपियंस ने सोचा, स्पेशली ये जो टर्की है, यहाँ पे टर्की, थोड़ा सा विजिबिलिटी, ये जो टर्की है यहाँ पे, टर्की, और यहाँ पर कहीं पोर्चुगाल, तो पोर्चुगीज़ ने सबसे पहले ये सोचा कि ऐसा है, कोई ऐसा रूट हमें ढूंढना पड़ेगा, जो इन दोनों रूट के अलावा कोई तीसरा रूट ढूंढना पड़ेगा, जिससे जो है हम इंडिया से ट्रेड कर सके। तो वो लोग इसी फिराक में थे कि ये वाला हम रूट ढूंढ लें। यहाँ ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इधर से होते हुए अटलांटिक ओशन से, देन इंडियन ओशन से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए यहाँ हम इंडिया पहुँच जाएं। उनको ढूंढना था ये वाला रास्ता। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस को भेजा। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हुए, यहाँ से निकले तो लेकिन वो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। वो पहुँचे कहाँ, नॉर्थ अमेरिका। तो उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्योंकि उनकी थियोरी थी कि पृथ्वी गोल है, तो जहाँ से हम चलेंगे, जहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ से चले हैं
ठीक है, स्पेन से। तो हम पहुँच कर घूम कर कहीं ना कहीं कभी तो इंडिया पहुँच जाएंगे, पर वो पहुँच गए कहाँ, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की उन्होंने खोज कर ली। फिर क्या हुआ, दूसरे किंग थे, किंग जोन्स। किंग जोन्स ने क्या किया, उन्होंने कहा वास्को डिगामा को कि तुम ऐसा, सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज को जो है ये काम दिया गया कि तुम जाओ और जो है इंडिया कॉन्टिनेंट की खोज करो, हमें उनके साथ ट्रेड करना है, रास्ता नया खोजो। तो वो यहाँ से चला। अब वो यहाँ से चला तो पोर्चुगाल से, लेकिन वो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच गया, यहाँ आपके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का टिप है, एकदम लास्ट पार्ट वहाँ, वो इसको क्रॉस करके जो है इधर नहीं आ पाया, ठीक है, इंडियन ओशन की तरफ। तो इसको उसने जो है नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया। लेकिन बाद में किंग ने उसे चेंज कर दिया उस नाम को, और उस नाम को उसको क्या नाम दे दिया, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप उसे नाम दे दिया। तो ये केप ऑफ गुड होप की कहानी थी। यहाँ बार्थोलोमियो डियाज सबसे पहले कौन पहुंचा, तो बार्थोलोमियो डियाज पहुंचा। अब इस सबको हम इरेज कर देंगे, राइट। अब हम इसे इरेज करके नई थ्योरी पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि जो प्रिंस थे यहाँ के, जो राजा थे पोर्चुगल के, उन्होंने कहा कि अब वास्को डिगामा को भेजा जाएगा। वास्को डिगामा पुर्तगाली था, वास्को डिगामा भेजा, तो वास्को डिगामा भी यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा, बट उसे थोड़ा और आगे पहुँचा, यहाँ पहुँच गया। फिर उसे यहाँ पर कौन मिल गया, यहाँ पर उसे एक गुजराती व्यापारी मिल गया, एक गुजराती ट्रेडर मिल गया, ठीक है, एक गुजराती ट्रेडर मिल गया, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। कहीं कहीं पर दूसरा नाम भी होता है, मजीद कॉमन है, आगे का नाम तो इन लोगों के बहुत लंबे लंबे होते हैं ना। तो अब्दुल मजीद इन्हें मिला, तो इन्होंने वास्को डिगामा ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे इंडिया का रास्ता बता सकते हो, तो उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो वो उसे लेता हुआ यहाँ इंडियन ओशन से होता हुआ, अरेबियन सी से होता हुआ कहाँ पहुँचा, यहाँ इंडिया पहुँचा। इंडिया में भी कहाँ पहुँचा, यहाँ वेस्ट कोस्ट पे। कहाँ पहुँचा, तो वेस्ट कोस्ट पहुँचा। वेस्ट कोस्ट में भी कहाँ, आपका कालीकट पोर्ट पे पहुँचाई, ठीक। तो ये हो गई कहानी कि कैसे वास्को डिगामा इंडिया आया, ठीक। तो ये आपका एक ओवरव्यू था। इसके बाद वास्को डिगामा के बाद बहुत सारे और भी आपके जो है यात्री वो आएंगे, और कुछ गवर्नर, कुछ वायसराय बन के आएंगे। वो हम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी थ्योरी में पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट था कि बुक की तरह पढ़ाते हो और ऐसा है। तो ठीक है, आप बुक की तरह मत पढ़िए। मेरा तो एक मोटिव यही था कि जिसके पास घटना चक्र नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, बट इट्स ओके। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने घटना चक्र के टॉपिक की ओर। स्टार्ट करेंगे अब अपना आधुनिक भारत का इतिहास, राइट। आधुनिक भारत का इतिहास अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे हम अपने नोट्स के, देन उसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के कहाँ, वेस्ट कोस्ट कहाँ, कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंच गया। अब यहाँ पर उसने क्या किया, एक नए समुद्री माँ की खोज कर ली। उस समय जब वो वहाँ पहुँचा वास्को डिगामा कालीकट पे, तो उस समय कालीकट पर रूल कौन कर रहा था, तो वो था ज़ैमोरिन, राइट। ज़ैमोरिन रूल कर रहा था। नेक्स्ट, ज़ैमोरिन ने फिर क्या किया, वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो जब वास्को डिगामा इंडिया आ गया, तो इससे इंडिया और पोर्चुगल के बीच में या पुर्तगाल के बीच में क्या हो गया, एक नया एरा शुरू हो गया, ट्रेड का एक नया युग शुरू हो गया। एक अच्छा, जब एक रास्ता मिल गया तो उनके बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड यानी व्यापार होने लगा, राइट। वास्को डिगामा जब क्या हुआ, यहाँ से इंडिया से गया, कुछ स्पाइसेस, हमें पता है कि जो साउथ इंडिया है वो स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। तो जब वो स्पाइसेस लेकर गया, कहाँ, पुर्तगाल गया, और वहाँ पर उसने इंडिया का माल जो है बेचा, जो स्पाइसेस हैं या अदर जो चीज़ें हैं वो बेची, तो उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जितने का उसने खरीदा था उससे 60 गुना ज़्यादा उसने पैसा कमाया। अब इससे क्या हुआ, जो बाकी के पुर्तगाली व्यापारी थे उनको लगा कि अरे ये तो बहुत फ़ायदे का सौदा है और हमें भी वहाँ जाकर, इंडिया जाकर व्यापार करना चाहिए।
तो इस उद्देश्य से क्या हुआ, 1505 ने फ्रांसिस्को द अल्मीडा, वो क्या हुआ, वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर क्या इंडिया आ गया। अब उसने क्या किया, एक पॉलिसी एस्टैब्लिश की जिसे उसने ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया, राइट, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का इनका उद्देश्य क्या था कि जो पुर्तगाली थे वो अपने आप को अरब सागर और हिंद महासागर, जो आपका अरेबियन सी है और जो आपका इंडियन ओशन है, उसमें वो मोनोपोली चाहते थे, ट्रेड की मोनोपोली, मतलब एकाधिकार चाहते थे कि उनका ही हो, उनसे ही परमिशन लेकर सारा व्यापार हो और वही पूरे जो इंडिया की चीज़ें हैं उनका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू कर दी, राइट। आगे बढ़ेंगे हम। तो याद रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी, अल्मीडा ने। उसके बाद क्या हुआ, अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया। 1510 में उसने क्या किया, जो बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे गोवा छीन लिया, ठीक है। तो जब वो इंडिया आया उसने यूसुफ आदिल शाह से युद्ध किया या लड़ाई की, उसके बाद उसने गोवा छीन लिया। इससे क्या हुआ, उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति का एक वास्तविक जो है स्थापना की, उसको पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब अल्बुकर्क ने जो है आपका साउथ ईस्ट एशिया की जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसके पास फारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमुज पर भी अधिकार कर लिया। मतलब धीरे धीरे वो, ये आपका जैसे इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ये आपका यहाँ कहीं ये साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ मलेशिया और सब है, ठीक है, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली, तो इस वाले रूट पे वो आने लगा, ठीक है, और इस वाले रूट पर अपना कब्जा करने लगा धीरे धीरे। अब वास्को डिगामा ने भारत मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये हमने पढ़ा अभी कि कोलंबस कहाँ पहुँच गए थे, नॉर्थ अमेरिका। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। याद रखिएगा किसने किसकी खोज की थी, वास्को डिगामा ने भारत के लिए मार्ग की खोज की थी। कोलंबस जो स्पेन के थे उन्होंने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड की, ठीक है। अभी वो क्या है, तस्मानिया आइलैंड हम उसे बोलते हैं, राइट। न्यूजीलैंड की खोज की किसने, हॉलैंड के तस्मान ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग, ठीक है, जो फोर्ट जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 में कोचीन में कराया था, ठीक है। अब आजी दीवी कन्नौर पुर्तगालियों में दुर्ग का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1505 में करवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक सीरियल पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से यूरोपियन कंपनीज किस किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंडिया आए। तो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, देन ब्रिटिश यानी अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए और देन सबसे लास्ट में कौन आया, तो फ्रांसीसी आए। ये अरेंज करने के लिए भी आता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, जैसा कि आप जानते हैं, वास्को डिगामा आया था, तो पुर्तगाली गए, और सबसे अंत में 1961 में वापस गए, भगाया गया इन्हें लिटरली, राइट। चलिए 1961 में गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, इतना बड़ा नाम अगर नहीं याद होता है तो इस सिल्वा करके याद रखिएगा। उस समय जब भगाए गए हैं यहाँ से पुर्तगाली इंडिया से, तो उस समय सिल्वा जो थे वो गवर्नर जनरल थे पोर्चुगीज़ के, राइट। अब आगे हम देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। हमें पता है सबसे पहले आए तो सबसे पहले उन्होंने स्थापित किया। फिर 1503 में कोची में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, राइट। जो दूसरी फैक्ट्री है वो 1505 में कन्नूर में लगाई। चलिए 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह को सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी बूटी के लिए, यानी कि जो लूटपाट है उसके लिए किसका इस्तेमाल, यानी प्लॉन्डरिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया, तो हुगली, बे ऑफ बंगाल में हुगली का इस्तेमाल किया, राइट।
1632 में, अब उस समय 1632 में किसका शासन था? तो शाहजहाँ का शासन था। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में शाहजहाँ ने इन लोगों को पूरी तरीके से मतलब भगाया और इनकी जो बस्तियां थी उसको नष्ट किया, ठीक है। और जो बचे हुए थे, जो नहीं भाग पाए, उनको बंदी बना लिया। अब क्या हुआ, कासिम बाजार की जो फैक्ट्री के प्रमुख थे जॉब चॉर्नॉक, इन्होंने अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती या सुतनौती, याद रखिएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ये थोड़ा सा नोट्स में एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी मैं जब आपको कभी नोट्स पढ़ाऊंगी, अपने खुद के नोट्स, तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी यहाँ एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो मैं आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम टेकिंग ये हो जाएगा। चलिए, कोच्चि में 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 में इंग्लैंड ने एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या बाद में उसका नाम क्या हो गया, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज। नाम ये आता है कि पहले ईस्ट इंडिया का कंपनी का क्या नाम था और उसके बाद चेंज करके क्या बनाया गया। फिर क्या हुआ, 1600 में जो ब्रिटेन की उस समय महारानी थी एलिजाबेथ वन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक 15 साल के लिए एक अधिकार पत्र पर जो है साइन किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है, कि आप 15 साल तक के लिए यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। बाद में क्या हुआ कि वो चार्टर एक्ट के नाम से जैसे हम जानते हैं वो बढ़ता गया और उनका टाइम पीरियड बढ़ता ही गया। फिर फाइनली जब 1857 का रिवॉल्ट हो, उसके बाद कंपनी को जो है तब एलिजाबेथ ने अपना पूरी तरीके से सब कुछ अपने हाथ में लिया। भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 हमें पता है, लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जब लीवेंट कंपनी सबसे पहली कंपनी थी, वो आई इंडिया व्यापार करने के लिए अपना परमिशन मांगने, तो उस समय अकबर थे, अकबर ने परमिशन दे दी। और जहांगीर का टाइम पीरियड हमें पता है 1605 के बाद था। तो 1611 में जब आपका कौन आया था, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, तो वो कैप्टन हॉकिंस इसीलिए तो आए थे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशन लेने के लिए। उसके बाद टॉमस रो आए थे, इसीलिए आए थे। तो जहांगीर के शासनकाल में फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कोठी या फैक्ट्री, उन्हें कोठी भी कहते थे, वो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना, बहुत टेम्परेरी था, स्थापित किया। उसके बाद 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना पहला स्थायी कारखाना था। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि पहला जो है स्थापित टेम्परेरी, या पहला एकदम कह सकता है कि पहला कारखाना कौन सा, या पहला स्थायी कारखाना कहाँ लगाया। तो पहला मसूलीपट्टनम और पहला स्थायी तो सूरत में। अब सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित की थी, ठीक। थॉमस बेस्ट एक अंग्रेज अधिकारी था। उसने पुर्तगालियों के साथ उसने पुर्तगालियों को सोली में हराया था, राइट, सोली नामक स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के जो प्रिंस थे, प्रिंस चार्ल्स टू, उनकी क्या हुई, शादी हुई किससे, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, कौन, कैथरीन। तो उन्हें क्या हुआ, दहेज में बॉम्बे मिल गया, ठीक है, दहेज होता ना, डाउरी, उसमें बॉम्बे उन्हें मिल गया। फिर 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रिंस चार्ल्स टू थे, उन्होंने उसको लीज मतलब कुछ समय के लिए पैसा लेकर या किराया लेकर किसी को अपना सामान दे देना, टेम्परेरी मतलब किराया लेकर, हमेशा के लिए नहीं। तो प्रिंस चार्ल्स टू ने क्या किया कि दहेज में जो उन्हें बॉम्बे मिला था उसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उस समय बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 को बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। किसने, जॉन चाइल्ड ने। तो क्या हुआ, औरंगजेब ने उसे भारत से भगा दिया। भाई मक्का रिलीजियस आपका जो है ना धार्मिक यात्रा है मुस्लिमों की, तो वो उसने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि लोग वहीं से जाते थे, सूरत के आपके कोस्ट से बैठते थे बंदरगाह से, और फिर वो अपने समुद्र के रास्ते से सऊदी अरबिया जाते थे, क्योंकि मक्का सऊदी अरब में है। तो उसने रोकने की कोशिश की, तो औरंगजेब ने क्या किया, उसको भगा दिया इंडिया से। फिर कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब जो कार्नेटिक वॉर्स हैं वो हमारी टोटल
3 कार्नेटिक वॉर्स हैं, राइट, 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं, ठीक है। और तीनों ही कार्नेटिक वॉर्स किसके किसके बीच में लड़ी गई हैं? तो ये लड़ी गई हैं ब्रिटिश और फ्रेंच, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तीनों कार्नेटिक वॉर लड़ी गई हैं। एक फर्स्ट थी, एक सेकंड थी और एक थर्ड थी, ठीक है। अभी मैं आपको तीनों बढ़ाऊंगी कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, सेकंड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ और थर्ड कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, अब जो आपका जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ 1746 से 48 में, उसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में हुआ था वो विस्तार मात्र था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने नेतृत्व किया अंग्रेजी सेना का, ठीक है। अच्छा, बर्नेट ने क्या किया था कि कुछ जो फ्रांसीसी जहाज हैं उन पर अधिकार कर लिया था, तो ये उस युद्ध का तात्कालिक कारण था। तो ऐसे भी आता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का तात्कालिक कारण क्या था, तो बर्नेट ने क्या किया था, अंग्रेजी कैप्टन था, ब्रिटिशर्स का कैप्टन था, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। अब उस समय जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ उस समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन महफूज खां थे, ठीक है। उन्होंने किसका साथ दिया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया। फ्रांसीसियों पर क्या किया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थामो स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। मतलब कुल मिलाकर जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ, जो आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था, उसमें जीता कौन? तो उसमें जीते फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जीते, और जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटिशर्स हार गए। नेक्स्ट है, अब ये यूरो युद्ध जब बंद हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ एक्स ला शापेल की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। ये इसका रिजल्ट था, ठीक है, ये इसका रिजल्ट था। नेक्स्ट है, हम डुप्ले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डुप्ले ने पहली बार वो हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक रहे। डुप्ले का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों एवं भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, ठीक। लुई 14 के मंत्री कॉल्बर्ट 1664 में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटेल्स कहा गया, ठीक है। याद रखिएगा, कंपनी देस इंडेस ओरिएंटेल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, राइट। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ, इसका सारा खर्चा फ्रांसिस कैरो ने दिया था। 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की, किसने? फ्रांसीसियों ने। चलिए 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। पहली सूरत में, दूसरी कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में की गई, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल हम देखेंगे। अब थोड़ा कहानी जैसा, देखिए सब्जेक्ट ही कहानी है तो कहानी जैसी पढ़नी तो पड़ेगी ना। अब डचेस की बारी आई। डचेस ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित की। उसके बाद चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा डच किले गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। सर्वोत्तम शोरा और अफीम बिहार से हमें प्राप्त होता था। जो यूरोपियंस थे उनको ट्रेड के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी का शोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो बिहार से मिलता था। उस समय बिहार अफीम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक। हमने अपना देखा, ये क्रोनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं कि पहले कौन आया। तो एक बार आप देख सकते हैं कंपनियों के नाम, जैसे जो पोर्चुगीज़ कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया, 1498 में वास्को डी गामा जब आए। नेक्स्ट डच आई वेरिंग दे ओस्ट इंडीशे कंपनी 1602 में। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1616 में आई। कंपनी देश इन देश ओरिएंटल 1664 में फ्रांसीसी थी, ये आई, राइट। थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा समझाया मैंने आपको, वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर आपको थ्योरी नहीं पसंद आती तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट सबके हिसाब से सोचना पड़ता है ना हमें। कुछ लोग ऐसे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्हें कोई आइडिया नहीं होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो थोड़ा आइडिया देना इंपॉर्टेंट होता है।
तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो अभी हमने पढ़ा कि 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पे आया। किसकी हेल्प से आया? तो अब्दुल मजीद की हेल्प से आया, राइट, अब्दुल मजीद की हेल्प से आया था। चलिए पढ़ सकते हैं आप, ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 20 मई 1498 को पहुंचा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो हमने भी पढ़ा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला गवर्नर और वायसराय बनकर भारत आया और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों की लागू? ताकि जो आपका अरब सागर है और हिंद महासागर है उस पर मोनोपोली ऑफ ट्रेड हो सके, किसकी? पोर्चुगीज की, ठीक है, पुर्तगालियों का एकाधिकार हो सके। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, इनमें से दो आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सही है? एक दे दिया आपको, मान लीजिए ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने शुरू की, तो यह सही है। क्यों शुरू की? ताकि एक एकाधिकार प्राप्त हो सके उसे, ठीक, तो दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे सबसे पहले? तो हमने पढ़ा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, सॉरी आपके डचेस आए थे, डचेस के बाद ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर आपके फ्रेंच आए थे। सबसे पहले संबंध पुर्तगालियों ने स्थापित किया, तो पुर्तगाली आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम कि वास्को डिगामा भारत कब आया? तो हमने भी पढ़ा 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पहला वायसराय हमने क्या पढ़ा? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था, उसके बाद अल्बुकर्क आया, राइट, अल्बुकर्क अल्मीडा के बाद आया। चलिए निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? तो उस समय कौन था राजा? तो जैमोरिन था, तो जैमोरिन ने स्वागत किया वास्को डिगामा का कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सही उत्तर चुनना है हमें। समुद्री यात्री को मैच करना है उनके देश से, किस देश के थे? तो वास्को डिगामा हमने पढ़ा, जो वास्को डिगामा था वो पुर्तगाली था। क्रिस्टोफर कोलंबस हमारे स्पेनिश थे। तस्मान हॉलैंड के थे, जिन्होंने तस्मानिया को डिस्कवर किया, और कैप्टन कुक हमारे ग्रेट ब्रिटेन के थे। तो इस तरीके से हमारा ये मैच हो गया है। ए का 2 आपका बी में है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस, बी आपका करेक्ट है। तो चलिए आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक हम किसको मानते हैं? आपका अल्बुकर्क को, क्योंकि अल्बुकर्क ने क्या किया था? जो आपके गोवा के शासक थे, कौन? आपके बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान, उनको हरा के गोवा पर अपना अधिकार इन्होंने जमा लिया था, राइट, इसलिए ये वास्तविक संस्थापक थे। आप देख सकते हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने तो कभी गोवा पर पुर्तगालियों ने देखिए 1498 में आपके आए वास्को डिगामा ने। गोवा पर तो किसने? अल्बुकर्क ने फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क ने कब्जा किया था, 1500 के टाइम पीरियड पे किया था। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछ रहा है, तो ये तो हमें आंसर मिल गया, बट आगे हम देख लेंगे। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना साउथ के मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है। पहला कारखाना, देखिए मैंने आपसे अभी बोला था कि क्वेश्चन आ सकता है पहला कारखाना और पहला स्थायी कारखाना। तो पहला कारखाना मछलीपट्टनम में, और पहला स्थायी की बात करेगा तो कहाँ पर? तो स्थायी की बात करेगा तो सूरत में लगाया था, राइट। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी करेक्ट है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। क्या हुआ था? जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, पहला कर्नाटक वॉर हुआ था, तब इन्होंने कब्जा किया था। तो यस, आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब
ऑप्शन के हिसाब से, वैसे तो वो गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो पहला दुर्ग यानी फोर्ट जो उन्होंने कोचीन आए थे तो कोचीन में ही किया था। चलिए देख लीजिए, अल्फांसो द अल्बुकर्क के टाइम पे, इस समय वो गवर्नर नहीं था बट उसने उसके टाइम पीरियड में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र की स्थापना की? तो समुद्र में व्यापार की कौन चाहता था? पुर्तगाली चाहते थे। उन्होंने फिर क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी? तो हमने पढ़ा हुगली थी, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़े, आगे बढ़े। पौंडीचेरी अभी वर्तमान में से पुडुचेरी बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। यस, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति वो पोर्चुगीज ने ही इस पर कब्जा किया था। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है आपका, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। इसमें हमें सही ये बताना है। तो पहला तो आपका सही है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पोर्चुगीज थे। दूसरी शक्ति फ्रांसीसी कैसे हो सकता है? फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा नहीं है, किया था। तो आपका केवल 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, राइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप। पौंडीचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, बिल्कुल सही। इसके बाद डेन्स, फिर डचों ने भी अपनी कोठियाँ स्थापित की, फिर उसके बाद फ्रांसीसियों ने भी किया, और अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। तो सबने किया है, सभी ने किया है इस पर कब्जा, पौंडीचेरी पर। नेक्स्ट चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया। उसके बाद फिर क्या हुआ, पढ़ा था हमने, शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने भगाया था उनको, और जो बचे थे उनको कैद कर लिया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो भी हमने पढ़ा कि पुर्तगाली करते थे, लूटपाट के लिए हुगली का प्रयोग करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का, तो किसने कलकत्ता में हुगली का हमने भी बात की, जॉब चौरनॉक की बात की थी, ठीक है। व्यापार के केंद्र के लिए उसने सुतानूती या सुतनौती यानी कलकत्ता का स्थल चुना, राइट, कलकत्ता का स्थल चुना था। नेक्स्ट उसके बाद 2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या किया? जॉब चौरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कलकत्ता जॉब चौरनॉक के आगमन के पूर्व ही अस्तित्व में था। इस आधार पर 24 अगस्त 1690 को फाउंडेशन डे नहीं माना जा सकता है। तो इसको हम पूरा अगर देखें तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसमें जब ये आपका 2003 में आपका केस में हुआ होगा कि उस वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसने जॉब चौरनॉक को इसका संस्थापक नहीं माना है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। कह सकते हैं कि किस ईयर के या किस निर्णय में कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौरनॉक को नहीं माना जा रहा है या नहीं माना गया, या किस हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो ये आप याद रखिएगा। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चौरनॉक, अभी हमने पढ़ा जॉब चौरनॉक ने, बट 2003 के आदेश के अनुसार, निर्णय के अनुसार नहीं माना जा रहा है उसको, उसका संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो पहला नगर निगम हमें पता है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है। तो सबसे पहले मद्रास में किया गया, कलकत्ता में भी था, बॉम्बे में भी था, बट पहला जो है आपका नगर निगम म्यूनसिपैलिटी 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी यानी कि जॉइंट आपका कैपिटल काउंट
कंपनी किसने आरंभ की? तो डचेस ने आपका जो है स्टार्ट किया संयुक्त पूंजी कंपनी। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आगे के ऑप्शंस भी हम देख लेंगे। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों के अधिकार में हो गया। तो नहीं, पुर्तगाली तो पहले आए थे, डचेस बाद में आए थे। आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश का उपनिवेश का भाग नहीं था, ऐसा नहीं है, सबने किया है, सबने उस जो है उस पर अपना अधिकार किया है। तो पीछे वाला अभी हम ज़रा एक बार देख लेंगे। तो वो दोनों तो हमारे गलत थे, सी और डी। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। तो डच कैसे? उसके बाद तो फ्रेंच भी आएंगे ना, डचेस के बाद फ्रेंच, लास्ट में सबसे फ्रेंच आए हैं, और सबसे लास्ट में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। क्या राज था सफलता का? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों सफल हुई? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी बिल्कुल थी हमारे अंदर। सब प्रिंसली स्टेट्स अपने अपने में ही बिजी थे, अपने अपने में ही थे। वो फूट डालना बहुत आसान था। कंपनी की सेना को पश्चिमी यानी वेस्टर्न ट्रेनिंग मिली थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये बात सच है भाई, वेस्ट हमेशा हमसे एडवांस रहा है, राइट। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप जो कोई उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में वो लग जाते थे। ये भी सही। तो आपके सारे ऑप्शन सही होंगे। ये सारे जो है कारण थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आकर सफलतापूर्वक इस्टेब्लिश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो हमने क्या पढ़ा था? लीवेंट कंपनी किसके टाइम पीरियड पे? अकबर के टाइम पीरियड पे। अकबर ने जो है इसको अलाउ किया था, परमिशन दी थी, राइट। देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था लंदन में? तो उस समय अकबर, हमने पढ़ा। लीवेंट कंपनी है ना, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो 1556 से 1605 किसका टाइम पीरियड था इंडिया में? तो अकबर का टाइम पीरियड था, राइट। तो अकबर हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो कारखाना किस टाइम पीरियड में? 1611 जहांगीर के टाइम पीरियड में। अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में, और स्थायी कारखाना 1613 में, देखिए लिखा है 1613 में सूरत में। इस तरीके से आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपकी घटना चक्र पूरी तैयार हो जाएगी। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको बार बार वो कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप एक नोटबुक लेकर बैठे। मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, अगर आपने थ्योरी मेरे साथ अच्छे से पढ़ी है ध्यान से, तो 4 या 5 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको न्यू टाइप के मिलेंगे, उन्हें आप नोट कर लीजिए। बाकी आप वीडियोस को देख सकते हैं, 2x की स्पीड पे कर देख लीजिए जब आपको रिवीजन करना हो। तो इस तरीके से आपकी घटना चक्र पूरी तैयार हो जाएगी। आपको 800 पेजेस की घटना चक्र ना खरीदने की ज़रूरत है और ना ही उस पर टिक करने की ज़रूरत है। आप आराम से यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो ये बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सबसे पहले अंग्रेज़ों ने, हाँ 1613 में, देखिए 1611 में अस्थाई थी, कहाँ? मसूलीपट्टनम में, राइट, मसूलीपट्टनम। बट जो स्थाई थी वो 1613 में, कहाँ पर? तो सूरत में। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित है 17वीं, आई थिंक क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 17वीं शताब्दी होगा आई थिंक। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने कहाँ थे? तो भरूच, चिकाकोल, त्रिचिनोपोली। तो भरूच में थे, ये आपका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, राइट। कि पहले, अच्छा पहले होगा वो, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था कि पहले चतुर्थांश 1625 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई? पहली फैक्ट्री तो अब मसूलीपट्टनम तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम सूरत करेंगे। अगर पहली स्थाई पूछता तो भी सूरत होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट, हमने अपने नोट्स में पढ़ा अभी, थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया? तो हमने पढ़ा अंग्रेज जहांगीर के टाइम पीरियड में एक बार आए 1611 में मसूलीपट्टनम, एक बार आए 1613 में, सूरत में फैक्ट्री लगाई। तो सूरत में पहली बार फैक्ट्री अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई थी। 1613 के बाद आपका फ्रांसीसियों ने अपना 1668 में सूरत में लगाया था फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो अभी हमने पढ़ा 1613 में सूरत में मिली थी, जबकि आपका 1611 में मसूलीपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी हमारी सूरत में ही कोठी लगी थी, तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। स्थाई जो एक था ना, स्थाई चीज़, वो सूरत में ही थी। बाद में इसे बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ये देखिए यहाँ लिखा है, बाद में इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। लिया नहीं था, कैसे लिया था कि जो प्रिंस चार्ल्स टू हैं, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स टू जो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। उनकी शादी किससे हो गई? पुर्तगाल की राजकुमारी किससे? कैथरीन से। उनको वो दहेज मिला जिसको उन्होंने लीज पर दे दिया, किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, यह हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है उसके किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया? तो 1797 में, 1797 में प्रयागराज पे। देखिए यूपी आरओ 2021 रीसेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप पीसीएस का या यूपी पीसीएस या आरओ का एग्ज़ाम देते हैं, राइट, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, ठीक है, या कोई भी जैसे वनडे एग्ज़ाम है आपका, वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए जो घटना चक्र है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। घटना चक्र के बिना आप, मतलब जितने भी टॉपर्स हैं आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन सब सजेस्ट करते हैं, तो घटना चक्र तो पढ़ के जानी ही पड़ेगी आपको। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि केवल घटना चक्र से ही सब कुछ आ जाता है। घटना चक्र बस आपको एक कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, आपको एक ही बुक में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, राइट। तो घटना चक्र आप लगाइए, बट एक कोई स्टैंडर्ड सोर्स भी अपना रखिए पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था? तो जॉन चाइल्ड, हमने भी पढ़ा। क्यों? क्योंकि इसने मक्का जाने पर जो है जो समुद्री रास्ता था सऊदी अरब जाने का, उस पर रोक लगा दी थी, तो औरंगजेब ने उसको भगाया और अंत में उसे औरंगजेब से माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो हमने क्या पढ़ा था? तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण हमने जो पढ़ा था वो था कि कोई ब्रिटिश ऑफिसर थे, अभी नाम नहीं याद आ रहा, ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने फ्रेंच की जो शिप्स थी शिप को कब्जे में ले लिया था। तो चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शंस। ऑप्शंस है हमारे, अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ये तो हमने नहीं पढ़े हैं।
तात्कालिक कारण पूछ रहा है ना, तात्कालिक कारण के नाम से, तो तात्कालिक कारण। नेक्स्ट है ऑप्शन हमारा कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो ये हमने पढ़ा था कि हाँ, अंग्रेज़ों ने जो कैप्टन बर्नेट थे, यस कैप्टन बर्नेट, उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश और फ्रेंच, यानी कि जो अंग्रेजी थे और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच में लड़ा गया। टोटल 3 युद्ध हुए, ठीक है। देखिए तीनों युद्ध की बात भी आ गई। तो पहला युद्ध था, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, जो पहला युद्ध था उसका परिणाम क्या हुआ? पहला युद्ध का परिणाम था एक्स-ला-चैपल की संधि, ठीक है, एक्स-ला-चैपल की संधि। जो दूसरा युद्ध था, दूसरा युद्ध हमारा उसमें अनिर्णायक युद्ध था, कोई उसमें इनकन्क्लूसिव वॉर थी, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। और जो थर्ड कार्नेटिक युद्ध हुआ उसमें हुई पेरिस की संधि, ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध में तो ब्रिटिशर्स की हार हुई थी, ठीक है भाई। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुई उसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई थी और फ्रेंच जीत गए थे। ये मैसूर कर्नाटक, आप समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में लिखा रहता है कार्नेटिक वॉर, ऐसे कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर। आपको मैसूर युद्ध भी दे सकता है और कर्नाटक युद्ध हिंदी में भी दे सकता, हिंदी में दोनों तरीके से दे सकता है। तो फर्स्ट में हमने जाना था ना कि ब्रिटिशर्स हार गए थे, फ्रेंच जीत गए थे, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से ये मैच होगा। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट क्या था, एक्स-ला-चैपल की संधि। सेकेंड इनकन्क्लूसिव था और जो थर्ड था वो पेरिस की संधि से उसका अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 बिल्कुल इसी टाइम पे हुआ था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हमारा 1750 से 52, नहीं, जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है 49 से 54 में हुआ था, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, ये भी सही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं। 1749 से 1754 तक आपका हुआ था क्या, जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता है, डुप्लेक्स, एक्स सही है, ठीक है, डुप्ले। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर में से कहाँ पर लगाया? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहला सूरत में ही आके लगाया था 1668 में, ठीक है, देखिए ये लिखा है ना 1668, ऐसे ही आप पढ़ेंगे आपको भी याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। हमारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फ्रांसीसी फ्रेंच, तो लुई 14 के टाइम पे हमने पढ़ा था, लुई 14 के टाइम पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, ये हमने सब पढ़ा है अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में, तो देखिए चिनसूरा भी किया था, हुगली भी किया था डचेस ने, याद रखिएगा, चिनसूरा और हुगली दोनों ही किया था। तो बी एंड सी आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एक बार हम एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर देख लेंगे। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचेस ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 तक कुछ समय हुगली में संचालन किया। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हुगली और चिंसौर दोनों। उसके बाद डचों ने कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारन, गोर, जुगदिया, फतवा, यहाँ पर इन्होंने स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि मुश्किल है कि इस तरीके का आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में की थी, याद रखिएगा।
तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए बीपी, अब ये क्यों आया, आप सोचेंगे क्वेश्चन क्यों आया, तो देखिए बीपीएससी में आया है, ठीक है। अब क्योंकि पटना है बिहार में, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पटना का स्पेशली पूछा। उन्होंने नहीं पूछा चिंदसौर कब स्थापित हुई, हुगली में कब स्थापित की, या जो और हैं ये ढाका, मालदा, बालासोर, क्यों पटना का पूछा, क्योंकि पटना बिहार में और बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि ऐसे अगर सबके सन पूछने लगा तो फिर कैसे याद करेंगे। तो अपने अपने स्टेट का एक बार, अगर उस स्टेट में उन्होंने कम लगाई थी तो उसका एक बार सन आप देख लीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं। लेते हैं, बंगाल में समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 से 1629 में असफल प्रयास किए। बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। उन्होंने पटना में सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। या हालांकि पटना में फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संबंध में कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं, मतलब कोई ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स नहीं है। इतिहासकार ओम प्रकाश जी ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी डच फैक्ट्री। तो डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आज जो है उस स्थान को पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। ऐसा नहीं, डुप्ले तो बहुत ही स्मार्ट था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, और पौंडीचेरी एक सामरिक केंद्र था। तो वो जो फ्रांसीसी थी वो साउथ इंडिया में, दक्कन में क्यों नहीं अपनी शक्ति स्थापित कर पाए, उसका हमें रीज़न, ऑब्वियस सी बात है, जो अंग्रेजी फौज थी वो ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए वो साउथ इंडिया में नहीं एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार पर समय समय पर प्रवेश किया। तो हमें इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरीके से लगाना है, कौन पहले आए कौन बाद। तो हमने पढ़ा, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपके डचेस आए, फिर आपके ब्रिटिशर्स आए, फिर आपके डेन्स आए, फिर उसके बाद या डैनिश, उसके बाद आपके सबसे लास्ट में फ्रेंच आए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर दूसरे नंबर पे डच, फिर अंग्रेज़ी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। तो 4213 आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकोर, सद्रास, कहाँ कहाँ पर किसने जो है किसका राज था, या कह सकते हैं किसने लगाई थी अपनी कोठी। मैच करेंगे। देखिए पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच यहाँ पर आए थे, फ्रेंच के अंडर में था। गोवा आपका जो है पोर्चुगीज, यस, पुर्तगाली थे यहाँ, लास्ट तक रहे हैं, भगाया गया है 1961 में। ट्रावनकोर आपका यहाँ पे डेनिश थे, डेनिश डेन, और सद्रास डचेस आए थे, राइट। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, देख लेंगे एक बार। यस, पौंडीचेरी में फ्रेंच, गोवा में पोर्चुगीज़, ट्रावनकोर में डेनिश, सद्रास में डचेस। कोठी नहीं, मतलब आपका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बस मैच करना था कौन कहाँ पर आया, ये भी कह सकते हैं, या किस पर राज कब्जा था उनका, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम मिलती थी। तो हमने नोट से पढ़ा कि बिहार में उनको सबसे अच्छी क्वालिटी का शोरा और अफीम मिलती थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो बिहार, अभी हमने पढ़ा है अफीम के लिए बिहार फेमस था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में फ्रेंच आए, हमने पढ़ा कि सबसे अंत में कौन आए, तो फ्रेंच आए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, चिंसूरा तो हमने पढ़ा था, सूरत में भी था, भरूच में भी था, अहमदाबाद में था, पटना भी था। तो सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इन सब जगह डचेस ने अपने कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की को भारत की देन थी? तो देखिए, ये तो काफ़ी पुराने टाइम पीरियड की बात है, आपके तुगलक दिल्ली सल्तनत के टाइम की बात है ना, कि उसके गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये अभी अंग्रेजों ने तो हमें दिया नहीं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग हम मुगल पीरियड से ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने दिया। और तंबाकू और लाल मिर्च ये हमें किसने दिया है? तो ये हमें पुर्तगालियों ने दिया है, ठीक है, पुर्तगाली इन्होंने दिया है। तो इनमें से कोई भी कुछ भी हमें अंग्रेज़ों ने नहीं दिया है। इनमें से कोई भी योगदान अंग्रेज़ों का इंडिया के लिए नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। देखिए, गुणों के आधार पर, यस मैंने तुगलक बोला, तो तुगलक नहीं होगा, शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम पे होता था ये। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फुर्ती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। तो ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने बोला था? तो ये टी.बी. मैकाले, आप याद रखिएगा, ठीक है। नाम इनका यूपीपीसीएस 2017 रीसेंट क्वेश्चन है, मतलब रीसेंट ही बोलेंगे, 15 के बाद 10 सालों को रीसेंट ही के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैकाले का एजुकेशन से भी काफ़ी रिलेटेड है। तो मैकाले ब्रिटेन का एक राजनीतिज्ञ इतिहासकार था। 1634 से 1638 में वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था, लॉ कमीशन का प्रधान था। प्रसिद्ध दंड विधान द इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो हम पढ़ते हैं, आईपीसी की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा या से सही है? फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध की समाप्ति, यस, फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध की समाप्ति हुई इस संधि से। नेक्स्ट, अंग्रेजों को पुनः मद्रास वापस मिल गया, यस, दोनों ही सही हैं। अंग्रेजों को मद्रास भी मिला और एक्सला शापेल की संधि भी हुई, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? फर्स्ट है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, यस, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यस, दोनों ही आपके करेक्ट होंगे। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिला और जनशक्ति मिली, और उनकी जो की जो नेवी पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आगे हमारा न्यू टॉपिक है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।